हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो दोस्तों, कक्षा 10 की जो विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, विज्ञान में विद्युत धारा नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो विद्युत धारा का 3 वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तीनों वीडियो का लिंक उसको जाकर के फटाफट देख लो अगर नहीं देखे हो तो। और अगर देखे हो तो इस वीडियो को शांतिपूर्वक कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ और इस वीडियो को देख करके सीखो। चूंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे प्रतिरोध और ओम का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर वर्ष इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखना मत भूलना और आज पूरा वीडियो देख करके ही जाना, ठीक है। इसकी बिल्कुल मत करना दोस्तों, एक एक पॉइंट को विधिवत ढंग से सीखते चलना, कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ और नोट्स अपने हाथ से बनाते चलना, ताकि आपको आगे चल करके नोट्स ना बनाना पड़े। और अगर आपको आगे चल करके अगर सहायता लेनी हो तो उसी नोट से ले लेना, फिर मेरा दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो जितने भी कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, सभी तक पहुंचाओ। ये कक्षा 12 वालों के लिए भी इस चैनल पर जो है वीडियो पढ़ेंगे और सारे वीडियो जो है फिजिक्स और मैथ के ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से इस चैनल को शेयर करो और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। आज के सेशन में दोस्तों थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं सर। आज के सेशन में पूरा और पूरा प्रतिरोध की ही चर्चा होगी दोस्तों। प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लाइफ चलती है ना, लाइफ को चलने के लिए आसान चीज़ें बहुत आवश्यकता नहीं होती हैं और आसान चीज़ें याद नहीं रहती है। जो सरलतापूर्वक गुजर जाती है वो याद नहीं रहती है। यादें सदैव वो कांटे होते हैं, वो मोड़ होते हैं जहाँ पर लाइफ मोड़ लेती है, जहाँ पर हमें ठोकरें मिलती है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से आज का भी टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रतिरोध। और प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध का काम होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई चालक है, चालक में धारा बह रही है, तो चालक में जो धारा बहती है उसको रोकने का काम करता है। ये चालक का गुण होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है विद्युत प्रतिरोध। आप समझो विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक है। ये चालक का गुण होता है, ये चालक है ना, चालक में हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं। क्या? चालक में धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो इस चालक में जो धारा बहती है उसको रोकता है, मतलब उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है। कौन? प्रतिरोध, ठीक है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में एक ऐसा गुण होता है जो उस धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है या प्रवाहित विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है या प्रवाहित विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझते चलना, मैं आपको वीडियो के अंत तक बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर स्टार पॉइंट में लिखते चलना दोस्तों। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध, या डायरेक्ट में लिख रहा हूं, प्रतिरोध एक अदिश राशि होती है, चूंकि यह चालक का गुण होता है और कोई भी गुण हो वो सदिश हो नहीं सकता। मैं अभी आपको कहूं कि आपके अंदर चोरी का गुण है, आप चोर हो, तो क्या चोरी किसी निश्चित दिशा में करोगे? नहीं ना, जिधर मौका पाओगे उधर चोरी कर लोगे। तो किसी गुण का कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, प्रतिरोध चालक का गुण है, अतः इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। प्रतिरोध लिख लेना, प्रतिरोध चालक का गुण है, अतः
अतः इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, इसका जो प्रतीक होता है प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का प्रतीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसका सूत्र निकाल लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वो अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। आप अपने शब्दों में कहिए, कोई जरूरी नहीं है मेरे शब्दों में कहिए। ठीक है, आप समझ गए हो ना? मेरा समझाने का मतलब अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि वही प्रतिरोध है, और नहीं समझे तो याद कर लेना, ये चीज़ जो मैं लिखाया ना यही रट लेना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस धारा का अपोज करने का जो गुण होता है इस चालक में, वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। बस यही चीज़ तो लिखना है, और क्या लिखना है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। एक पॉइंट और लिख लेना दोस्तों, प्रतिरोध को केवल घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, V तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल I है, तो चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है दोस्तों V/I। ठीक है, R बराबर क्या होता है? V/I। अब यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझना, V क्या है? विभव है, I क्या है? धारा है। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा इसका क्या होगा? वोल्ट, और इसका क्या होगा? एम्पियर। तो क्या निकल कर आया? वोल्ट प्रति एम्पियर। एक मात्रक इसका हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी का एक मात्रक होता है ओम। क्या? ओम, OHM, और इसका प्रतीक होता है इस तरह से। ठीक है, यह है ओम का प्रतीक। समझ में आया दोस्तों? चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ा सा इनके अन्य मात्रक भी देख लेते हैं। जैसे 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁶ ओम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर कोई समस्या है समझने में, लग रहा है कि सर ये चीज़ मुझे नहीं आया, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए बढ़िया से, तो दोस्तों मैं तो आपको दोबारा नहीं समझा सकता, लेकिन वीडियो को आप बैक करके फिर से देखिए। ठीक है, यह वीडियो अपलोडेड है, ये है, आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से फुल प्रयास कर रहा हूँ कि समझाने का। ठीक है, तो आप जो है इसको 2 बार देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं। ये टॉपिक लगभग हमारा कवर हो गया। इस टॉपिक में इतना ही सीखना था जो कक्षा 10 में आपको सीखना है दोस्तों। मैं कक्षा 10 में जितना सीखना है बस उतना ही सिखा पाऊंगा, आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक को। बस नॉर्मल जितना हो सकता है उतना मैं वर्डों में आपका कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, नॉर्मली वर्ड है, बहुत ज़्यादा वर्ड ऐसे भी नहीं है जो आपको ना समझ में आए, सब सिंपल वर्ड है। सारे टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कराएंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये सूत्र याद रखना, ये जो सूत्र है ना इसको याद रखना। R बराबर क्या होता है? V/I। नहीं याद है कोई बात नहीं, मत याद करो। अभी जब ओम का नियम बताएंगे ना वहां पर ये सूत्र निकल करके आ जाएगा ऑटोमेटिक, घबराने की बात नहीं है।
बस केवल आप समझो वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, बस इतना समझो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध आप समझ गए तो इसका मात्रक और इसका प्रतीक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सब समझ जाएंगे दोस्तों। मेन चीज है वैद्युत प्रतिरोध को समझना। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, हमने आपको बताया किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अपोज करने का जो गुण होता है वही क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसी टॉपिक पर, ठीक है। यदि एक परिपथ का विभवांतर, यदि एक परिपथ का विभवांतर, एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुनी है, प्रवाहित धारा का दोगुना है, प्रवाहित धारा का क्या है, दोगुना है, तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है, पहले पढ़िए। यदि एक परिपथ का विभवांतर, विभवांतर प्रवाहित धारा का दोगुना है, समझ रहे हो, मतलब जो धारा बह रही है उसका दोगुना विभवांतर है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना परिपथ में प्रवाहित धारा I एम्पियर है, कितना है, I एम्पियर है। तो जो विभवांतर है प्रश्नानुसार, यहां पर लिख लेना प्रश्नानुसार, विभवांतर, विभवांतर कितना है, प्रवाहित धारा का दोगुना, बोले तो V बराबर क्या होगा, 2I। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे, विभवांतर बटे प्रवाहित धारा, ठीक है, अर्थात R बराबर V अपान I। तो R बराबर क्या होगा दोस्तों, V का मान कितना है 2I और धारा कितना है I है, I से I कट जाएगा, R का मान कितना निकल का आया दोस्तों, 2 ओम। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अब ये टॉपिक हमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं उसको सीखते चलते हैं, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग ओम के नियम पर आते हैं ताकि उसको बहुत ही विधिवत ढंग से सीखें। चलिए अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रतिरोधक क्या होता है। प्रतिरोधक बोले तो रजिस्टर, रजिस्टर कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये एक उपकरण होता है। ये क्या होता है, उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित को रोकता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टर, रजिस्टर। अब समझिए दोस्तों रजिस्टर क्या होता है, यहां पर दिख ही रहा होगा। रजिस्टर क्या होता है, वह अवयव जो किसी परिपथ में, वह अवयव या वह उपकरण जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता है या धारा को प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। समझ में आया दोस्तों। चलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वह अवयव, वह अवयव जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में प्रवाहित तो होने वाली धारा को रोकता है, धारा को रोकता है या धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, या धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोधक कहलाता है, प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। वह अवयव या वह उपकरण जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को रोकता है या धारा प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। दोस्तों इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है जहां पर हमें उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे अगले टॉपिक को देखते हैं। अगली टॉपिक को देखते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझिए दोस्तों
परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? नाम से स्पष्ट है कि प्रतिरोधों को घटाना और बढ़ाना। परिवर्ती मतलब परिवर्तन करना। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लेना, मैंने आपको क्या बताया कि किसी परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसका अवरोध उत्पन्न करता है कौन? प्रतिरोध। इसका मतलब है अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा प्रवाहित होने की दर क्या होगी? घटेगी। बोले तो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा तो धारा का मान क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा का मान अधिक। जब रोकने वाला कम होगा तो प्रवाहित होने वाली धारा तेज होगी कि नहीं होगी? ज्यादा होगी ना। तो मतलब अगर प्रतिरोध का मान बढ़ा तो धारा का मान घटेगा, और अगर प्रतिरोध का मान घटा तो धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर सोचिए, जो परिवर्ती प्रतिरोध है, अगर मैं प्रतिरोध का मान बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? धारा कम होगी। समझ में आया? जैसे देखिए पुराने जमाने के जो पुराने जमाने क्या अभी कहीं कहीं यूज हो रहा है, जो दादा परदादा यूज करते हैं, रेडियो। रेडियो देखो नहीं देखो, आप सोचिए ये जो रेगुलेटर लगता है फैन में, रेगुलेटर, वो भी वेरिएबल ही रेजिस्टेंस होता है। वो क्या करता है? जैसे आप डाउन करते हैं प्रतिरोध का मान क्या होता है? अप हो जाता है। प्रतिरोध जब अप हो जाता है तो धारा का मान कम हो जाता है, और हमारा पंखा क्या होता है? स्लो चलने लगता है। ऐसा देखिए रेडियो में भी होता है। रेडियो में जैसे आप कम करते हैं तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। और जब धारा का मान कम होता है तो साउंड कम हो जाता है, आवाज क्या होता है? कम होता है, नहीं होता है। ऐसे देखिए घरों में एक छोटा सा जो बत्ती बना करके, जो टार्च बना करके, या फिर जो लाइट बनाते हैं घरों में, इलेक्ट्रॉनिक लाइट जो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइट क्या होता है? उसमें भी लगे होते हैं खट 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 ऐसे करके स्विच लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं, नहीं लगे होते हैं। उसमें भी देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ऐसे करके डाउन करते हैं, खट खट करके डाउन करते हैं, तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, धारा का मान क्या होता है? कम हो जाता है। कम होता है ना। फिर देखिए बल्ब बहुत कम ग्लो करने लगता है। और जैसे स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा तेज करते हैं, तो प्रतिरोध का मान कम होता है, धारा का मान बढ़ता है, जिससे हमारी लाइट क्या होती है? ज्यादा प्रकाश देती है। बोले तो लाइट बढ़ जाता है। समझ में आया? धारा बढ़ा तो लाइट बढ़ जाती है। समझ में आया? तो वही चीज ये भी है, परिवर्ती प्रतिरोध। इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों धारा नियंत्रण। बोले तो धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। ये क्या होता है? धारा नियंत्रण भी कहलाता है। तो इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को, परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जिस उपकरण या अवयव का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिख लेना, इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्रतिरोधक क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। दोनों टॉपिक क्लियर हुए? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चालक है जिसको हम सुचालक कहते हैं, फिर इसके बाद कुचालक है जिसको अचालक कहते हैं, इसके बाद अर्धचालक है। इन सभी छोटे छोटे टॉपिकों को हम लोग लगे हाथ क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं ओम के नियम पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर देखिए चालक क्या होता है। चालक को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश बहुत सुगमता से प्रवाहित हो जाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें आवेश बहुत सुगमता मतलब आसानी से, सुगमता से प्रवाहित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जितने भी धातु हैं वे सब सुचालक में आते हैं। धातुएं हो गया, अम्लीय जल हो गया, ठीक है, अम्लीय जल और लवण आदि। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं चालक। इसके बाद अचालक।
अचालक को ही कुचालक कहते हैं। कुचालक इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ठीक है दोस्तों, या इसको इंसुलेटर भी बोला जाता है, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। चलिए, ये क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं होती, उन्हें अचालक या कुचालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया आदि, ये सब क्या है? प्लास्टिक वगैरह, ये सब क्या है? अचालक है या कुचालक है। इसमें आवेश प्रवाहित नहीं होते। और दोस्तों एक बात याद रखना, जब तक किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित नहीं होते तब तक वहां पर धारा उत्पन्न नहीं होती। आवेश जब भागता है तो वहीं पर उत्पन्न हो जाती है धारा। समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? ये वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में आवेश को प्रवाहित नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए तो आवेशों का प्रवाहित करने लगते हैं। समझ में आया? लिख लेना, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते। ध्यान देना दोस्तों, ये पदार्थ जो होते हैं ना, बहुत कम आवेशों का प्रवाह करते हैं। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि वे पदार्थ जो आवेशों का बहुत कम प्रवाहित कराएं, आवेशों को बहुत कम प्रवाहित कराएं। ठीक है, चलिए मैं ये लिख रहा हूं, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेशों का प्रवाह नहीं करते, बल्कि ताप बढ़ाने पर आवेशों का प्रवाह करते हैं, उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। लिख लेना, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आदि, जर्मेनियम Ge आदि, ये इनके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चालक, कुचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह बहुत सुगमता से होता है। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जितने भी धातु हैं, सारे धातु क्या होते हैं? चालक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद अम्लीय जल हो गया और लवण हो गया। ठीक है, इन सब में आवेशों का प्रवाह बहुत सुगमता से होता है। कुचालक क्या होते हैं? जिसको अचालक भी कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जैसे रबर हो गया, कांच हो गया, सूखी लकड़ी हो गई। दोस्तों सूखी लकड़ी होगी, ठीक है, लकड़ी दो प्रकार की होती है, ये लिख लेना, सूखी लकड़ी आदि। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते, बल्कि ताप बढ़ाने पर आवेशों का प्रवाह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर मुझे नोट्स चाहिए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर नोट्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको नोट मिलेगा। ठीक है, नोट्स आपको किस तरह से मिलेगा मैं बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों की निर्भरता या प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है दोस्तों, चालक की लंबाई पर। दूसरी बात है चालक के क्षेत्रफल पर। ठीक है,
तीसरी बात है चालक के पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, इसके बाद चौथी पॉइंट है दोस्तों ताप पर। ये चार बातों पर निर्भर करती है, अर्थात यहां पर कह सकते हैं R जो है वो समानुपाती होता है L के। मतलब अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाए तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये समानुपाती बोले तो अनुक्रमानुपाती, इसका मतलब होता है अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, अगर L घटेगा तो R भी घटेगा। बोले तो किसी चालक की अगर लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और जब चालक की लंबाई घटा दी जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं दोस्तों, देखिए अगर आप छोटा सा एक बैटरी लीजिए 4 वोल्ट का, ठीक है, 4 वोल्ट की बैटरी लीजिए, इसके बाद एक छोटा सा वायर लीजिए, छोटे से वायर से कनेक्शन कीजिए, और छोटे से वायर से जब कनेक्शन करेंगे दोस्तों, बैटरी के पास में ही बल्ब रहेगा तो बहुत तेज जलता है। अगर वही जो तार की लंबाई छोटी से लिए हो, वही अगर बड़ी सी तार ले लो, ठीक है, फैला दो कम से कम 10-15 मीटर तार, तो इसके बाद वहां पर बल्ब का कनेक्शन करोगे, बैटरी से सप्लाई दोगे ना, तो वो बल्ब स्लो जलने लगेगा। जितना तेज इस बैटरी के पास में जल रहा था उससे क्या होगा, स्लो जलने लगेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमने लंबाई बढ़ाई, जब लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, और जब प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो गया, घट गया, और जब धारा का मान कम हो गया तो हमारा बल्ब भी क्या होगा, कम ग्लो करेगा। समझ में आया? चलिए, इसके बाद अगली पॉइंट है दोस्तों चालक के क्षेत्रफल पर। बोले तो जो R है प्रतिरोध, वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बोले तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा। जैसे ये तार है, पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, समझ में आया? और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। जिस तार में, जैसे ये तार है ना, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, तार का क्षेत्रफल। अगर ये मोटा होगा तार तो प्रतिरोध कम होगा, मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और ये तार पतला होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए, इसके बाद चालक के पदार्थ पर, इस पर भी निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति, मतलब ये किस पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं तो देखिए, आप मार्केट में जाते हो तो तार कौन सा लेने, किस पदार्थ का लेने का मतलब पसंद करते हो, किस पदार्थ का लेने को पसंद करते हो। ठीक है, तो आप जाते हो तो दुकानदार को बोलते हो कि मुझे कॉपर का वायर दो। कॉपर का क्यों बोलते हो आपको पता है? क्योंकि कॉपर में क्या होता है, आवेश बहुत सुगमता से प्रवाहित होते हैं, धारा बहुत ही सुगमता से प्रवाहित होती है। समझ में आया? उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। एल्यूमिनियम का ले लेना, लोहे का ले लेना, इन सब की अपेक्षा में जो कॉपर में होता है उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। समझा? ठीक है, तो ये पदार्थ पर भी निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर। ठीक, जैसे सबसे अच्छा चालक वैसे माना जाता है चांदी, क्या, चांदी, फिर सोना, फिर कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, फिर एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद लोहा आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद ताप पर भी निर्भर करता है। बोले तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, ताप के समानुपाती। बोले तो अगर तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए, प्रतिरोध का मान बढ़ता है कब, जब ताप का मान बढ़ता है। अब ये टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये प्रतिरोध का सब जितना भी मतलब पॉइंट था, सारा पॉइंट हम लोग प्रतिरोध का डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिरोध से रिलेटेड। दोस्तों अब हम लोग जो है विशिष्ट प्रतिरोध को सीखने वाले हैं। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध को। और विशिष्ट प्रतिरोध को अब हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में, आज के सेशन में, सारे टॉपिक आपको समझ में आए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और दोस्तों यदि इस चैनल को और दोस्तों तक नहीं पहुँचाए हो तो पहुँचा दो। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।